नमस्कार। मैं राजा पाठक जेआरएफ अचीवर्स के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस लगभग प्रायः सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और ये नेट के एग्जामिनेशंस में तो बहुत ही मुख्य सवाल है। आप देखेंगे कि विगत वर्षों में कई बार ये सवाल पूछा गया है और अभी जो न्यू पैटर्न ये लागू हुआ है वहां भी जाकर के ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि ब्लड रिलेशन को समझा जाए, जाना जाए और इसे हम मैक्सिमम इस सवाल को सॉल्व कर पाए। एक छोटी सी समस्या जो सभी को आती है कि ब्लड रिलेशन में ये समझना कि इन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे सही तरीके से सॉल्व किया जाए, क्योंकि बार बार एक समस्या आती है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बन पाती जिससे कि आप एग्जैक्ट हल तक पहुंच पाए। कभी कभार तो ठीक है, सामान्य सवाल है तो हम उसके आंसर को निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इस चीज से कैसे बचा जाए आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। हाँ, मैं आप सभी दोस्तों से एक बार कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को डालने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए जेआरएफ अचीवर्स की टीम आप सभी से क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि अब की बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई और लॉकडाउन के चलते जो है हम लोग उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। तो पुनः सॉर्ट आउट होने के बाद से आज हम ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहे हैं। और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा रहा है और आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से, मेरे छोटे भाइयों से और इन सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि मैं जिन भी चैप्टर्स को पढ़ाता हूं कृपया उन्हें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आदत डालें, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखें कि जिन भी चैप्टर्स को पढ़ते हैं केवल आपको यहाँ ऑनलाइन चैप्टर्स पढ़ के ही सब कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेरे द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो करके और इनसे संबंधित क्वेश्चंस को हल करना होगा। आपके पास जो भी प्रैक्टिस की बुक है आप उसे लें और जम के प्रैक्टिस करें। अब हम आते हैं सीधे अपने चैप्टर पे बिना समय नुकसान किए। जब हम देखेंगे आज किन चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहली बात कि ब्लड रिलेशन से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चंस पैटर्न में आ रहे हैं, किन चीजों को पूछा जा रहा है, किन चीजों को हमें हल करना है और किस तरीके से करना है। ब्लड रिलेशन की यदि हम बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन में टाइप्स क्या होंगे क्वेश्चन के, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम और किन्हें नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, इसके बाद और क्या चीजें हमारे साथ आज मुख्य होने वाली हैं कि इन ब्लड रिलेशन को क्वेश्चंस को बनाते समय आखिर इन्हें किस तरीके से डायग्राम बनाया जाए कि एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन हल हो। इसके बाद दूसरी बात यह आती है कि इन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कितने टाइप्स के ब्लड रिलेशन होते हैं और यदि हम इन ब्लड रिलेशंस को समझें तो सबसे सहज तरीका क्या होगा जिससे कि हम अपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ और गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ हम शुरू करते हैं अभी का चैप्टर। सबसे पहली मैं बात आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन को हल करते समय दो बातों को आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना होता है। वो दो बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात कि ब्लड रिलेशन का जो बनता है डायग्राम वो कितने तरीके से बनता है। इन ब्लड रिलेशन के डायग्राम्स को किस तरीके से बनाया जाए कि आपका आंसर एकदम सही आए। जी हां, तो हमें ध्यान किन बातों पे देना होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सामने जो भी ब्लड रिलेशंस हैं, हमारे पिताजी के पक्ष के हो, हमारी माताजी के पक्ष के हो या खुद हमसे संबंधित हो, इस तरीके के ब्लड रिलेशंस को हम दो समुदायों में बांट सकते हैं। ये दो समुदाय कौन कौन से होंगे? सबसे पहली बात कि ब्लड रिलेशंस दो तरीके से चलते हैं। वो दो तरीके से किस प्रकार चलेंगे हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहली बात कि पहला जो हम अगर देखेंगे कि ब्लड रिलेशंस कुछ ऐसे होंगे जो एक पैरेलल, मतलब जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ऐसे रिलेशंस होते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल रिलेशंस कौन कौन से हैं इन्हें देखते हैं। वो रिलेशन जो आपसे संबंधित हो या आपकी पत्नी से संबंधित हो, ये दोनों ही रिलेशंस पैरेलल या हॉरिजॉन्टल ब्लड रिलेशंस में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप, आपके भाई, आपकी बहन और आपकी पत्नी, आपके पत्नी का भाई, आपके पत्नी की बहन, मतलब ये रिलेशंस ऐसे हैं जो एक बराबर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे तरीके के रिलेशंस कौन है, किस तरीके के वो रिलेशंस हैं? उन रिलेशंस को हम लोग वर्टिकल रिलेशन के सीरीज में या सीक्वेंस में रखते हैं। वर्टिकल रिलेशन क्या कहलाएगा? आप देखें, सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो आपसे ऊपर आपके पिताजी,
आपके पिताजी के जस्ट ऊपर उनके पिताजी मतलब दादाजी, और दादाजी के एक स्टेप मतलब आपके परदादा। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो ब्लड रिलेशन बन रहा है वो जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही आपके बाद आपका लड़का और उसके बाद उसका लड़का, इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो ट्री बनेगा वो वर्टिकल बनेगा। ऐसे कंडीशन में आपने देखा कि दो तरीके से हम ब्लड रिलेशन को बना रहे हैं। तो इसका यूज क्या है? इसके यूज को आप जान लें कि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम बिल्कुल इसी तरीके से ब्लड रिलेशन को सेपरेट करेंगे। जी हां, अब इन्हें सेपरेट करने का मतलब क्या है? जब हम डायग्राम बनाएंगे तो दो बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और ये दो बातें कौन सी हैं आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें। ये दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि आप कभी भी अगर ब्लड रिलेशन बनाते हैं तो कुछ चीजें आपको स्वयं समझने के लिए बनानी होती हैं। क्या? जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि पति पत्नी का, यदि पति और पत्नी को हम दर्शाते हैं एक ही सीरीज में, वो कैसे दर्शा रहे हैं? तो पति और पत्नी का, जब अगर ए और बी आपस में पति पत्नी है तो हम इन दोनों ही गोलों को पास रख दें अपने समझने के लिए। या फिर हम डायग्राम बनाएं, यदि हम पति पत्नी नहीं अगर भाई बहन को बनाते हैं तो भाई बहन को बनाने के लिए एक गोला थोड़ा दूर बनाया, दूसरा गोला थोड़े दूर बनाया। इससे क्या होगा? आपको समझने में आसानी होगी कि पति पत्नी का रिलेशन है और ये भाई बहन का रिलेशन है, और ये इस डायग्राम में हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल रिलेशन में आ रहे हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप निश्चित ही उसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और यदि आपको कमेंट बॉक्स में अगर पूछने में संकोच है तो आप बेहिचक हमें मेल कर सकते हैं jrfachievers@gmail.com। जी हां, एक बार आप इसे ध्यान से सुन लेंगे, jrfachievers@gmail.com। आप इस पे अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं और हम निश्चित प्रयास करेंगे कि आपके आंसर को हम जल्दी से जल्दी दे पाए। तो इस तरीके से दो प्रकार से हम देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशंस को सेपरेट कर रहे हैं। अब इसे हम कैसे समझेंगे? अब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बीच में एक इमेज है जिसे सेपरेट किया गया है। इस इमेज में क्या है कि एक तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक मेल को दर्शाया गया है और राइट हैंड साइड में एक फीमेल को दर्शाया गया है। यह क्या दर्शा रहा है कि एक वर्टिकल रिलेशनशिप और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए इस इमेज का प्रयोग किया गया है। इसमें आप नंबरिंग्स को देख रहे हैं और नंबरिंग्स के बाद में अलग में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे उन नंबर्स के रिलेशन को दर्शाया गया है। जी हां, आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों इमेज को बहुत नजदीक रखा गया है, मतलब इस इमेज में जिनको दर्शाया गया है ये आपस में पति पत्नी है। अब आप देखेंगे कि एक आप हुए पति और आपकी पत्नी। अब इन दोनों के ही जस्ट दोनों तरफ दो इमेज को दर्शाया गया है, जो कि इमेज संख्या 3, 4 और इमेज संख्या 5, 6। अब आप देखेंगे कि जब लड़की मतलब जो आपकी पत्नी है उसके तरफ की मतलब जो लड़की और उसके तरफ एक लड़का मतलब उसकी एक बहन और उसका एक भाई दर्शाया गया है, और नीचे में आपके दो बच्चे हैं जो कि 11 और 12 से दर्शाए गए हैं, और ठीक आपके बाएं तरफ आप देख रहे हैं 5 और 6 संख्या से एक महिला और एक पुरुष को दर्शाया गया है। मतलब क्या हुआ कि इस पुरुष से संबंधित दो लोग हैं और यहां इस महिला से भी संबंधित दो लोग हैं। अब यदि हम नीचे वाले बच्चों के सापेक्ष इन रिलेशंस को देखें तो क्या बात समझ में आ रही है कि पिताजी की बहन और पिताजी के भाई। पिताजी की बहन आपकी क्या लगी? जी हां, बुआ। और पिताजी के भाई क्या लगे? आपके चाचा। चलिए हम लोग बात इन नीचे वाले दोनों बच्चों के सापेक्ष कर रहे हैं। आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम अब जो भी रिलेशन बनाएंगे इन नीचे वाले दोनों बच्चों के सापेक्ष, बीच में आप है, ये नीचे आपके दो बच्चे हैं और इनके सापेक्ष हम इन रिलेशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अब जो है हम दाहिनी तरफ अपने नजर डालेंगे तो दाहिनी तरफ है माताजी, और माताजी के दाहिनी तरफ मतलब माता की बहन मौसी, और ठीक उसके जस्ट उसका भाई है 4 नंबर पे, जो क्या लगेगा इन बच्चों का? मामा। तो अब हमें देखना है कि जो हमारी जो बुआ हैं जो 5वें नंबर पे हैं, बुआ के जो हस्बैंड कौन से होंगे? फूफा। और जो हमारे चाचा हैं उन चाचा की पत्नी क्या कहलाएंगी? चाची। इसी तरीके से यदि हम अपने दाएं तरफ देखेंगे तो दाएं तरफ जो है जो तीसरे नंबर की इमेज है, जो लेडीज हैं वो कौन है? वो हो गई मौसी। तो उनके हस्बैंड कौन होंगे? मौसा। और जो मामा है उन मामा की पत्नी आपकी क्या लगेंगी? तो मामा की पत्नी लगेंगी आपकी मामी। ठीक इससे ऊपर चलते हैं।
ऊपर वाले रिलेशन में, मतलब आपके अब आप देख रहे हैं कि इमेज संख्या 7 8 और इमेज संख्या 9 10 ऊपर एक क्रम जाने पे जो आपके ठीक बाएं तरफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब पिताजी की माताजी और पिताजी के पिताजी, मतलब आपके पिताजी और पिताजी के पिताजी और पिताजी की माताजी, क्या हुआ, आपके पिताजी की जो मां होंगी आपकी कौन होंगी, दादी, और जो आपके पिताजी के पिताजी होंगे वो आपके कौन लगेंगे, दादाजी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। इसी तरीके से आपके जो है जस्ट दाहिनी तरफ आप देखें, मतलब जिन रिलेशंस के जिन इमेज का संबंध आपकी माताजी से है, माताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, जी हां नाना जी, और जो माताजी की माताजी है वो क्या लगेंगी, आपकी नानी जी। अब इन रिलेशंस को यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे क्या होता है कि एक तरफ आपके लगेंगे नाती और नतिनी और दूसरी तरफ से पोती और पोता। इस तरीके से ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है बनता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे अगर पूछा जाए कि आपके दादाजी की दादा जो बीच वाली मतलब 2 नंबर संख्या की जो महिला है वो आपके दादाजी की क्या लगेगी, तो सीधा सीधा बात है कि दादाजी के पुत्र हुए 1 नंबर और उनकी जो पत्नी मतलब उनकी जो वधू ही वो है 2 नंबर, मतलब पुत्र वधू। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से और अपने स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको समझ सकते हैं और बार बार अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, क्योंकि बिना इस वंश वृक्ष के समझे इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जरूरी है कि आप इस वंश वृक्ष को अपने दिमाग में बैठाएं। दूसरी बात, आप स्वयं के रिलेशंस को भी, मतलब जो आपके घर में रिलेशंस है, आपकी माताजी आपके पिताजी, इन तमाम रिलेशंस के द्वारा भी आप इस तरीके के ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको समझ लिए, तो अब हम चलते हैं आगे कि आखिर किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हां, अब जब हम क्वेश्चन के टाइप्स की बात करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम हम इन टाइप्स को 4 भाग में बांट सकते हैं। मतलब इन 4 तरीके के ही मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे कि आखिर जब इन्हीं 4 टाइप्स में से पूछे जाते हैं तो क्या ये बात सही है, हमारे यूजीसी के एग्जामिनेशंस में भी क्या यही सेम 4 पैटर्न फॉलो किए जाते हैं? जी हां, हम इसी मुद्दे पे अभी बात करेंगे और ये 4 पैटर्न पूछे जाते रहे हैं या पूछे गए हैं, आप देखेंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम आपसे एक वादा कर चुके हैं कि कभी भी हम उदाहरण के लिए बाहरी क्वेश्चंस को नहीं लेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चंस को उठाएंगे जो आपके यूजीसी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, क्योंकि हमें बार बार एग्जामिनेशन को ही ध्यान में रख करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला टाइप कौन सा है और इस टाइप में कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला टाइप है वो है आपका चित्र पे आधारित प्रश्न। चित्र पे आधारित प्रश्न का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि मैक्सिमम इसमें ब्लड रिलेशंस में जो सवाल सबसे ज्यादा फंसाने वाला होता है वो होता है एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए ए ने बी से कहा कि उस चित्र में टंगे हुए व्यक्ति का मुझसे क्या रिलेशन है, तो वो बताएगा कि ये इसका ऐसे ऐसे ऐसा लगता है। चलिए एक उदाहरण ही लेते हैं सीधा सीधा। एक सवाल है कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए मुक्ति ने कहा वह मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है, तो चित्र वाले व्यक्ति का मुक्ति से क्या संबंध है। अब आप यहां उदाहरण को देख पा रहे हैं कि मुक्ति जो है कहता है, क्या कहता है चित्र की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है। अब यहां क्या आप आंसर किस तरीके से निकाल रहे हैं, तो हम इस पे बात करेंगे अभी जस्ट आगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो एक तो पहला जो क्वेश्चन हो गया इस तरीके का कि इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम किस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम हम आपको डायरेक्ट बना के दिखाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, वो ज्यादा अच्छा होगा हम अगर आपको अलग अलग उदाहरण में समझाते हैं। दूसरा सवाल है कि साधारण तथ्यों पे आधारित प्रश्न। साधारण तथ्यों पे आधारित प्रश्न का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या हुआ। इसमें सिंपल लॉजिक होगा, बिल्कुल सिंपल रिलेशन होंगे। उदाहरण हम लेके देख लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें उदाहरण किस तरीके के हो सकते हैं। साधारण तथ्यों पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि यदि बी ए का भाई है,
सी ए की मां है, डी सी का पिता है, ई डी का पिता है, तो बी का डी से क्या संबंध है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी अटकाने का या फंसाने का प्रयास नहीं किया गया है। तो जी हां, इस तरीके के क्वेश्चंस को बोलते हैं साधारण तथ्यों पे आधारित प्रश्न। अब हम देखते हैं कि इसका अगला टाइप क्या होगा। अगले टाइप में हम देख सकते हैं कि जो तीसरा टाइप है संकेतों पे आधारित प्रश्न। संकेतों पे आधारित का मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति है वो सिंबल दिखा के पूछेगा, मतलब वो या ये या अपने से आगे बैठा हुआ या अपने से पीछे बैठा हुआ, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं कि संकेतों पे आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। यह प्रश्न है, राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है, तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है। जी हां, क्वेश्चन क्या है कि राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है, तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को किस श्रेणी में रखा गया है, संकेतों पे आधारित प्रश्न के श्रेणी में रखा गया है। अब एक चौथा एवं सबसे मुख्य जो है, क्योंकि इस तरीके पे जो चौथा मैं आपको टाइप बता रहा हूं, जो चौथा तरीका बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और वो है सन 2012 में। आप सन 2012 का पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस बार काफी पैटर्न में उथल पुथल किया गया है। उस बार काफी नए एक्सपेरिमेंट किए गए। ऐसा नहीं था कि कुछ भी हट करके पूछा गया है, हट करके कुछ भी नहीं पूछा गया, सिलेबस सेम फॉलो हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के थोड़े तरीके बदल गए हैं। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि आप कभी भी इसके ऊपर मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे कि किस तरीके से हम एग्जामिनेशंस के पैटर्न को समझ सकते हैं, कैसे हम ये फाइनल करते हैं, हम किस प्रकार से समझते हैं कि कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं और कौन सी चीजें आगे पूछी जा सकती हैं। क्योंकि पिछले कई वर्षों का ये जेआरएफ अचीवर्स का रिकॉर्ड रहा है कि हमारे यहाँ से काफी बच्चे निकलते हैं। तो कई बार मैं खुद भी जेआरएफ क्वालिफाइड था और इसके बाद से जो नए बच्चों को बार बार पढ़ाता हूं, तो मैं उसके लिए खुद भी हर बार के पेपर्स को एनालाइज करता हूं, क्या चीजें पूछी जा रही है और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये मैक्सिमम बार ऐसा होता रहा है कि हमारे यहाँ के टेस्ट पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगभग टैली कर जाते हैं। तो किस तरीके से इन चीजों को फाइनल किया जाता है कि कौन से क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि ये तरीका अगर आप समझ जाते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी आसान हो जाती है। तो जो चौथा टाइप है वो सन 2012 में पूछा गया, लेकिन हम इसको नकार नहीं सकते हैं कि आगे नहीं पूछा जाएगा। तो जब भी आप पढ़ें, इन चारों पैटर्न्स को बिल्कुल ध्यान में रख करके उन चारों के ऊपर जम के मेहनत करके पढ़ें। तो अब हम देखते हैं चौथा टाइप क्या है। चौथा टाइप है गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, इसमें क्या किया जाता है कि मैथमेटिकल जो हमारे सिंबल्स है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है या सब्सट्रैक्ट है, इनके आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कभी कभी इन्हें रिलेशंस के भी थ्रू दिखाया जाता है कि प्लस का मतलब है चाचा, माइनस का मतलब है बुआ, ऐसा करके, या कभी कभी इनके साथ में नंबर्स के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं और हम इसके आधार पे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण यदि हम लेते हैं तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं कि यदि डी का अर्थ योग करना है, ई का अर्थ गुणा करना है, एफ का अर्थ घटाना है और जी का अर्थ भाग देना है, तो 3D, 8G, 2E, 4F, 9 का क्या मतलब हुआ। अब आपके पास एक दुविधा अभी तुरंत शुरू होगी। आपको लगेगा कि आखिर इसमें दुविधा की कौन सी बात है, कैसा कंफ्यूजन हो सकता है। जी हां, बिल्कुल यहां दुविधा होना स्वाभाविक है। जब आप सन 2012 के क्वेश्चन को देखेंगे, हम अभी तुरंत उसी को लेने वाले हैं कि सन 2012 का क्वेश्चन जो है जब पूछा गया है, तो कई बार अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स का है या आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो ये बात सामने आती है कि क्या इसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा, या आपको हिंदी में ध्यान होगा, आपने पढ़ा भी होगा गणित में, जब आप 5वीं या 6वीं में पढ़ते थे तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक हमारे मैथमेटिक्स के गुरुजी बताते थे कि काको पहले काटिए, तापी छेदो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को देव घटाए। इस तरीके से क्या इस रूल को फॉलो किया जाएगा या फिर ये रीजनिंग बिना इन रूल्स को फॉलो किए बनाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपके सामने में ऑप्शंस क्या क्या हैं।
तो चलिए हम बिना समय गंवाए हम सबसे पहला उदाहरण सन 2012 का लेते हैं। दिसंबर 2012 का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। यहां क्वेश्चन है कि यदि ए का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है भाग देना तथा डी का अर्थ है जोड़ना, तो 90D, 9A, 29C, 10B, 2 का मतलब क्या होगा या इसका मूल्य क्या है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, 8, 10, 12, 14। जी हां, अब इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो सिंबल्स दिए गए हैं, उनको जो लेटर्स असाइन किए गए हैं इन सिंबल्स को, उन्हें हम लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले डी को असाइन किया प्लस, बी को असाइन किया मल्टीप्लीकेशन, सी को असाइन किया जो है डिवीजन और ए को जो है असाइन किया सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन सिंबल्स के, इन जो है जो असाइंड वैल्यूज हैं, इन जो लेटर्स को जो वैल्यूज असाइंड की गई हैं, उन लेटर्स की जगह पे इन असाइंड वैल्यूज को हम रख देते हैं। तो हमारे पास क्या इसका फेस बन रहा है कि 90 + 9 - 29 डिवाइडेड बाई 10 × 2। अब यदि हम बोर्ड मास का रूल लगाएं तो आंसर कुछ और आएगा जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हम करते क्या है कि हम जिस वे में सीधा सीधा रखा है हम वैसा ही करते हैं। मतलब 90 + 9 99, 99 में से 29 घटाएंगे, जो आया उसे 10 से भाग दिया और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो जो है आपका आंसर कितना आया, 14। यहां कहीं भी बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाते हुए बिल्कुल ये बात क्लियर रखेंगे कि इन सब जगहों पे बोर्ड मास के रूल कम से कम फॉलो होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं वो इस बात को मान के चलते हैं कि कई बार कि नहीं, मैक्सिमम क्या होगा कि बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, तो ऐसा नहीं है। तो जी हां, आप इन्हें सॉल्व करने से पहले ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि बोर्ड मास से रिलेटेड आंसर है या नहीं है। अगर बोर्ड मास से रिलेटेड आंसर है तब तो आप उसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप सिंपल वे में ही इसे घटाएंगे। अब एक सवाल होगा, यदि दोनों आंसर हो तो ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों ही आंसर होगा तो ये क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन के क्रम में हम लेते हैं दिसंबर सन जो है 2013 का क्वेश्चन है ये, कि एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फिर से आप क्वेश्चन सुनेंगे कि एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की क्या लगती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है ए, माता की बहन, ऑप्शन बी दादी, ऑप्शन सी सास और ऑप्शन डी ससुर की बहन। अब देखते हैं, आप देख रहे हैं हमने जब इसे सॉल्व किया है कैसे हम इसे डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले एक कपल को लगाया। अब आप यहां इसकी जगह पे एक सिंपल एक गोला बना करके जिसका नाम रख सकते हैं ए, और उस पुरुष की जो है, पुरुष जो है वो महिला से क्या कह रहा है, आप एक ध्यान देंगे कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र, मतलब उसकी जो उसका उस चित्र की ओर जब इंगित कर रहा है तो कह रहा है कि इस जो चित्र वाली महिला है उसके एकमात्र भाई का जो है, उसके जो भाई है और उस भाई का पुत्र वो कौन है, मेरी पत्नी का भाई है। जी हां, तो अब आप यहां देख पा रहे हैं कि जब पत्नी का भाई है मतलब यहां इस पुरुष का साला है, और वो जो है महिला का जो भाई है वो कौन हुआ, इनका ससुर हुआ, और जो पूर्व मतलब चित्र वाली जो महिला है वो कौन लगी, तो ससुर की बहन। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका, ससुर की बहन। इस तरीके से आप बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप यदि आप डायग्राम को बनाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही आएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है आप निश्चित ही कमेंट में पूछिए, हम आपको फिर बताने की दोबारा भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके के इन सवाल को बनाया जाता है। लेकिन आप एक चीज इसको बनाते में ध्यान रखेंगे कि हमेशा डायग्राम जैसे मैंने किया कि पुरुष अब वो चित्र की ओर इंगित करते हुए कह रहा है कि उस महिला का जो भाई है, उसका जो लड़का है वो मेरी पत्नी का भाई है, इस तरीके से तो आप देख सकते हैं। अब हम लेते हैं जो दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, दूसरे जो हम अगर पैटर्न को लेंगे, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, यह है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है।
आपके पास में 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है बेटी, दूसरा है पुत्रवधू, तीसरा है भाभी और चौथा है बहन। तो अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करें? अब आपसे मैंने कहा ना, जैसे कि हमें एकदम सीक्वेंस वाइज चलना है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यदि सीक्वेंस सेम चल रहा है तो हम सेम पैटर्न से ही चीजों को स्थापित करेंगे। यदि कुछ क्रम बदलता है तो कैसे उसे स्थापित करेंगे, हम एक दूसरे एग्जाम्पल में अभी देखेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे हल करने में क्या होना है, अब आप देखिए, कह रहा है ए जो है बी का भाई है, मतलब ए और बी के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, उसे आपने एरो से दिखा दिया। और बी जो है सी का भाई है, ठीक है भाई। अब है क्या, जो डी है वो सी की पत्नी है। चलिए, अब आपने सी के सटे ही डी को लगाया, मतलब जो है डी कौन हो गई, सी की पत्नी हो गई। और अब पूछा जाए, अच्छा ठीक है, और जो ई है वो ए का पिता है, आपने उसको भी रख दिया। तो अब सीधा सीधा पूछ रहा है कि ई से डी का क्या संबंध है। अब ई से डी का क्या संबंध होगा, इस डायग्राम में आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि ए, बी और सी तीनों आपस में भाई हैं, और इन तीनों भाइयों का पिता कौन है, तो ई है। तो जाहिर सी बात है कि यदि सी जो है इनका पुत्र है, तो जो सी की पत्नी यानी डी है वो इनकी पुत्र वधू हुई। तो आप एक बात मैं फिर से यहां आपको रिमाइंड कराऊं कि आप डायग्राम को बनाने में बिल्कुल सावधानी रखेंगे, बहुत ही सहूलियत से डायग्राम बनाएं, और जिस स्टेप में चीजों को कहा गया है उसी स्टेप में ही डायग्राम को ड्रॉ करें। अदरवाइज थोड़ी सी भी गलती आपके क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम अब इस क्वेश्चन में लेते हैं, जून 2015 का क्वेश्चन है, और है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता के बेटी का लड़का है। तो लड़की का लड़के से क्या रिश्ता हुआ? यहां आप देखें, यहां 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला है अंकल, दूसरा है भतीजा, तीसरा है बेटा और चौथा है भाई। जी हां, आप फिर से देखेंगे कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह जो लड़का है उसके अंकल के पिता के बेटी का लड़का है। तो उस लड़की का उस लड़के से क्या रिश्ता हुआ? चलिए अब हम इस रिश्ते के लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले लड़की, अब लड़की बता रही है कि वह क्या है, उस लड़की के अंकल एक स्टेप ऊपर ले गए और अंकल के पिता उसके भी ऊपर ले गए। अब फिर उसके अंकल के पिता की लड़की, मतलब एक स्टेप नीचे आएगा डायग्राम, और जो एक डायग्राम नीचे है उस लड़की का जो लड़का हुआ वो क्या लगा, सीधा सीधा आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इस लड़की का भाई लगेगा। तो एकदम आप एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद डायग्राम अपना आंसर खुद ही बोलने लगता है कि वह आंसर क्या हुआ। जी हां, आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप आंसर ड्रॉ जब करते हैं डायग्राम, तो बिल्कुल ये डायग्राम खुद कहता है कि देखो मैं ये हूं और मेरा आंसर ये है। तो आप इस डायग्राम को बनाने का बार बार प्रयास करें। आप सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण जैसी कोई भी किताब लेकर के और उससे ब्लड रिलेशंस को बार बार सॉल्व करें। अब हम आगे चलते हैं, एक अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। जुलाई 2016 का जो है क्वेश्चन है। अब जुलाई 2016 का क्वेश्चन क्या है यहां देखते हैं। आपको लग रहा होगा क्वेश्चंस कितनी जल्दी सॉल्व हो रही हैं, और जी हां, ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही कठिन नहीं है। तो चलिए आप देखें, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है? अब इसमें आप देखेंगे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, डॉटर मतलब बेटी, डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू, और जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है बहन। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपको बताऊं ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं क्यों जरूरी था ये अभी बताना, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में आपने एक बार डायग्राम बनाना समझ लिया तो पैटर्न बहुत ही इजी हो जाता है। अब करना क्या है, अच्छा पैटर्न किस बेस पे बनेगा, तो जो मैंने सबसे पहले आपको जो वंश वृक्ष दिखाया है उसे अगर आप दिमाग में रख सकते हैं तो इसके बाद से सारे पैटर्न्स बहुत इजी हो जाएंगे। जी हाँ, तो अब हमें ये कैसे बनाना है, ये रीजनिंग क्यों इजी है, मैं आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिलेशंस ऐसे पूछे जाएंगे जिन्हें बताया और बताने के बाद से एक किनारे रख दिया, उनका इस पूरे रीजनिंग में कोई यूज नहीं होना है, और होता क्या है उसको देखते ही रीजनिंग लगता अरे बाप रे ये क्या पूछ दिया। तो चलिए इस रीजनिंग में भी एक पॉइंट ऐसा है जो कि इससे
बाहर हो जाएगा और उसका कोई इस रीजनिंग में जरूरत नहीं है और उसके बिना ही यहां आंसर हम निकालेंगे। अब चलिए हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आता है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अब हमारे पास ए बी जो है, अब बी के ऊपर सी उसकी मां, डी उसके पिता और ई जो है उसकी मां। अब ये पूछ रहा है और दो रिलेशन इन्होंने फिर बताया कि एफ और जी। तो आप देखें क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है, दो बहनें हैं, आपके चित्र में भी दिया हो कि ए और बी दो बहनें हैं, एफ जी की पुत्री है। अब ये एफ जी का ना ए बी से रिलेशन बना, ना सी बी से बना, ना डी सी से बना, ना ई डी का बना। तो इस एफ जी को इसीलिए जैसे हमने कहा कि ए बी की बहन, तो ए बी को एक साथ तो लिखा, लेकिन डायरेक्टली यहां पे एक पद आया जिसका नाम था एफ जी की पुत्री है। अब एफ जी का जो है आप ए बी से कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, इसीलिए हमने इस डायग्राम में से अलग रखा है, आप देख पा रहे हैं। अब करेंगे क्या, जैसे ही देखा कि ए बी की बहन है तो इसको एक साथ रखा, एफ जी की पुत्री है इसको अलग कर दिया। अब क्या कह रहा है कि सी जो है वो बी की मां है, ठीक है, हमने जो है ठीक सी को जो है बी के ऊपर रख दिया, और डी सी का पिता इसलिए हमने सी के ऊपर डी को रख दिया, और ई जो है डी की मात्रा है, मतलब जो है ई को हमने सबसे ऊपर रखा। अब ये पूछ रहा है कि ठीक है ए का डी से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि डी जो है इस जो है आपकी डी से ए का क्या संबंध है, तो आप देखेंगे कि ये इनकी ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती लगेगी। तो यहां ये भी रीजनिंग बहुत जो है आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक इसके पहले मैं आपको बात बताना भूल गया, इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए जैसे एक होता है कि एक पिन रह जाती है, जब कई बार होता है क्या कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं इसे लास्ट में बताऊंगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए, अदरवाइज वीडियो छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमें अपना टाइम किल नहीं करना है। वी आर नॉट कलेक्टिंग द टीआरपीज, है ना। तो आप आराम से जहां तक आपको लाभ मिले वहां से कलेक्ट करिए और नहीं तो आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी सूक्ति कही गई है कि कहते हैं क्या कि जैसे एक हंस के जैसी एक बुद्धि होनी चाहिए एक छात्र की, कि जहां दूध और पानी मिले वहां से जो है दूध को निकाल लिया और पानी को छोड़ दिया। कहता ना कि हंसो यथा क्षीरमिमाम विमध्यात्, कि पानी में से जैसे हंस जो है दूध को निकाल लेता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे ही एक स्टूडेंट की भी बुद्धि होनी चाहिए जब वो कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है। हमें ध्यान किस बात का देना होगा, ध्यान इस बात का देना होता है कि रिलेशंस हमेशा दृष्टि सापेक्ष होते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। दृष्टि सापेक्ष कहने का क्या मतलब हुआ, यदि सपोज दैट कि ए मेरे फादर हैं और मैं हूं बी उनका बेटा, मतलब हम दोनों के बीच में रिलेशंस क्या बनेगा, पिता पुत्र का। अब पूछा जाए कि ए जो है बी के कौन है, तो भाई ए जो है बी के पिता हुए, लेकिन वही पूछा जाए कि बी ए का क्या हुआ, तो बी जो है कौन होगा, ए का। आप बिल्कुल समझ सकते हैं, जी हां, पुत्र होगा। तो आप ये बात ध्यान देंगे कि वहां ऑप्शन में पुत्र भी होगा और पिता भी होगा, तो हमेशा किसका किससे रिलेशन पूछ रहा है ये ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसे डबल इन्वर्टेड कमा में आप डाल लेंगे, तो होगा क्या, आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि किससे किसका रिलेशन पूछा जा रहा है, उसी बेस पे हम ब्लड रिलेशन के आंसर को टिक करते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे आप इसी में देख सकते हैं कि यदि पूछा जाए कि अगर ए से डी का क्या रिलेशन है, तो डी जो है इसके ग्रैंडफादर हो जाएंगे। लेकिन यदि पूछा जाए कि ठीक है डी का ए से क्या रिलेशन है, तो आप देख रहे हैं कि जो है मतलब डी का ए से क्या रिलेशन लगेगा, तो जो है डी जो ए जो होगी वो डी की क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी। तो अब आपको मुझे आशा है कि ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है अजय राकेश का दोस्त है। चलिए ये भी बात ठीक है, थोड़ी दोस्ती भी आ गई बीच में। अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। राकेश ने कहा, अब देखिए ये पूरी बात चल रही है, अभी तक मामला आया नहीं है, पूछना क्या चाहता है, लेकिन मात्र एक लाइन में अपना सवाल करेगा। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। राकेश ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है।
बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। अब एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर आंसर है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। चलिए 4 ऑप्शन हैं और इन्हें कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर 2 फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 जो है फादर, और ऑप्शन नंबर 4 अंकल। अब हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि आखिर इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अब आप जो है अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पूछ रहा है कि भाई क्वेश्चन क्या है आपका, उसी के हिसाब से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कि अजय जो है राकेश का दोस्त है, तो ठीक अजय को इधर रखिए लेफ्ट हैंड साइड, और राकेश को हमने राइट हैंड साइड रखा है। और वो क्या रहा है, बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए कि उस जो बुजुर्ग आदमी का जो कह रहा है कि जो उस बुजुर्ग आदमी का जो बेटा है वो कौन है भाई, तो मेरे बेटे का चाचा है। तो चलिए अब देखिए, जो बुजुर्ग आदमी का जो बेटा है इनके बेटे का चाचा है, मतलब क्या हुआ कि इनका और उस बुजुर्ग आदमी के लड़के का संबंध क्या हुआ, ये दोनों आपस में भाई हुए। क्योंकि चाचा कौन होता है, आपके पिताजी के जो भाई होंगे वो आपके चाचा होंगे। तो जाहिर सी बात है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का जो लड़का है वो राकेश का कौन हो गया, भाई हो गया। तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति का राकेश से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन हुए, राकेश के। मतलब पूछ रहा है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का राकेश से क्या संबंध है, मतलब राकेश का वह बुजुर्ग व्यक्ति क्या लगेगा, तो वह बुजुर्ग व्यक्ति राकेश के पिताजी हुए। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि, और क्वेश्चन में आपके पूछा भी गया है यही बात कि बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच में क्या रिश्ता है। ये लाइन है, आप जो है इसे ध्यान देंगे कि उस बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच में क्या संबंध है, तो वो है बाप बेटे का, मतलब वो उसके पिता हुए। ऑप्शन में आपके बेटा नहीं है तो चाचा है, ससुर है, बाबा है, मतलब वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन हुए, राकेश के पिताजी हो गए। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम आते हैं कुछ बातों के ऊपर ध्यान देंगे, और तमाम क्वेश्चंस भी इसके सारे सिमिलर पैटर्न के हैं। और मुझे जहां तक लगता है अब आपको ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमने जिस तरीके से उन 4 टाइप्स को देखा था, उन्हीं 4 टाइप्स में से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं। तो ये निश्चित आशा है कि आगे आने वाले ईयर में भी, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सिमिलर फॉलो हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई टाइप बदली जा रही है। आपको बता दूं कि सबसे पहले जो तरीका, इसमें क्या समस्याएं क्या आती हैं कि अभी तक हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि इन क्वेश्चंस को बाइंड अप कैसे करें, कितने टाइप्स की तैयारी करें कि क्वेश्चंस हो जाते। क्योंकि यूजीसी का एक आपको बता रहा हूं कि जो पैटर्न है वो आप कह सकते हैं कि इसके जो 10 यूनिट्स हैं, अगर देखेंगे आप तो एक तरीके से बहुत कठिन है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं जब भी इस पेपर को पढ़ाता हूं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि जब भी आप एक बार किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करके जब आप पेपर दे रहे होते हैं, तो एक बात आप बिल्कुल संकल्प लेके चलिए कि अगर पहली बार ठीक है हम एग्जाम दे के जो है रिजल्ट लेंगे, दूसरी बार हम एग्जाम दे रहे होंगे लेकिन अब की बार एक जो है कह सकते हैं रिजल्ट छीन के लेंगे, मतलब अब की बार हमारी तैयारी में कोई डाउट नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इन तमाम चीजों को आप खुद के अनुभव से भी जानेंगे। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर कोई चीज के कठिन और आसान होने के बीच में सिर्फ एक लाइन का फासला होता है, अगर वो चीज आपको आती है तो आसान है, नहीं आती है तो कठिन है। और जी हाँ, मैं कहता हूं तैयारी तो करनी ही है, तो ठीक है एक बार जम के तैयारी करते हैं और रिजल्ट लेके आते हैं। आपका बार बार आप सभी के तमाम मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं, और जो है वहाँ मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ कि सर आप वीडियोस प्लीज़ जल्दी अपडेट किया करें। तो दोस्तों अगर थोड़ी सी लेट हो रही है तो मैं आपसे बताया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे जिसके चलते अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आज ये वीडियो आज मैं फिर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसके बाद से वीडियो मैं निश्चित कोशिश करूंगा कि जल्दी हो सके। और आप एक बात के लिए बिल्कुल निश्चित रहेंगे कि जितने भी यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं, किसी भी यूनिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? अभी मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। अभी हम जिस तरीके से नंबर सीरीज को पढ़ेंगे, नंबर सीरीज में क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टाइप्स क्या है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है। कई बार आप देखेंगे ट्रिपल लेयर रीजनिंग पूछे जा रहे हैं पैटर्न में, इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आखिर मैंने आपसे कहा था कि 1 मिनट का अगर समय है और उन क्वेश्चंस को हमें 1 मिनट में ही सॉर्ट आउट करना है। होता क्या है,
सिंपल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है तो आपको बात तुरंत समझ में आती है, लेकिन यदि सिंपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यदि नहीं मिलता है, अगर स्क्वायर में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, तो इनको कैसे समझेंगे। तो मैं आपसे कहा था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी दरअसल क्या है कि आप लगातार अगर जुड़े रहें तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहां तक ही यूजीसी के लिए ही वीडियोज अपलोड करने के बाद हम रुकने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कि जो भी चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट मैथमेटिक्स को आप सीख पाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आचार्य भास्कराचार्य के द्वारा रचित एक ग्रंथ है लीलावती और बीज गणितम। ये सब पुराने मैथमेटिक्स के ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है। मैथमेटिक्स अगर इनके थ्रू आप बनाते हैं तो ये बहुत ही सहज हो जाता है इस तरीके के अप्लाइड मैथमेटिक्स को करना। अब एक छोटी सी बात हम कहते हैं, अगर आपको 5 वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है, ये आपने खूब सीखा होगा, इसको भी छोड़ दीजिए। हम बात करेंगे पिरामिड प्रमेय की। इस पिरामिड प्रमेय को मैं बहुत ही मजाक में आपको बता दूंगा और ऐसा समझ में, चलिए अभी देख लेते हैं होना क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप कह देंगे 1। 11 का स्क्वायर कितना होगा, आप फट कहेंगे कि 121। लेकिन अब मैं पूछूं 111 का, 1111 का, सब छोड़िए, कोई भी आप बड़ी से बड़ी जो है एक मतलब 1 से बनी हुई संख्या आप लें। अब होगा कि एक स्तर के बाद जाने के बाद कैलकुलेटर भी काम करना बंद कर देता है। मैं आपसे कह रहा हूं आप करके देख लें। तो चलिए लेते हैं कि 1111 का मतलब कितना हुआ, 1111, इसका स्क्वायर निकालिए। अब आप परेशान होंगे, हाथ में कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर को कूड़े में फेंकिए, जरूरत नहीं है मैथ बनाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आप कभी भी कैलकुलेटर लेके नहीं जानते, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मजाक है, आप देख लीजिए। कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का खेल है और इस खेल को समझना होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 1111 का यदि स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, फटाफट काउंट कर लीजिए कि इसमें कितने एक आ रहे हैं। 1111 मतलब इसमें 4 एक हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि सीधा एक क्रम से, मतलब बाएं से 4 तक गिनती को लिखिए, मतलब 1 2 3 4, और इसके बाद घटते क्रम में लिख दीजिए। तो 3 2 1 कितना हुआ स्क्वायर, 1 2 3 4 3 2 1। आपसे पूछा जाता कि 111 का स्क्वायर कितना हुआ, आप तो कह देते कि भाई चलिए 111 का स्क्वायर आप निकाल के बताइए। तो 111 में कितने एक हैं, 3। चलिए कैसे करेंगे, तो 3 तक गिनती को लिखिए, 1 2 3, और फिर लास्ट में घटते क्रम से लिखिए 2 1, मतलब 1 2 3 2 1 आपका कितना, किसका स्क्वायर हो गया, 111 का। जी हाँ, बहुत ईजी। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 में कितने एक हैं, 2। तो क्या था, 1 2 1 मतलब 121। ये तरीका है मैथ सॉल्व करने का। आप लेकर के कलम उठा के बहुत घंटों परेशान हो कंपटीशंस के लिए, ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। तो आप निश्चित है कि आप इन वीडियोस के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम मैक्सिमम एग्जामिनेशंस के लिए, ऐसा नहीं अभी तो मैं पैटर्न सिर्फ यूजीसी के लिए चला रहा हूं, लेकिन आपके साथ में मैथमेटिक्स का बहुत ही एक शानदार सफर हम तय करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, और जिन भी आपकी अगर फ्रेंड्स को भी किसी एग्जामिनेशन को देना है या किसी एग्जामिनेशन में बिल्कुल उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप निश्चित कमेंट करें। अब जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चन आपके पास छोड़ के जाता हूं, उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन है कि आपके दादाजी के इकलौते लड़के का इकलौता लड़का आपका कौन हुआ। जी हां, क्वेश्चन को आप फिर से सुनेंगे, आपके दादाजी के इकलौते लड़के का, दादाजी के इकलौते लड़के का इकलौता लड़का कौन हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, आपके मौसी की इकलौती बहन का इकलौता लड़का कौन होगा। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए पुनः मिलामः, प्रणमामि।